नकारात्मक उदारवाद की विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: नकारात्मक उदारवाद की विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। नकारात्मक उदारवाद, जिसे शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, वह राजनीतिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता को राज्य के हस्तक्षेप के पूर्ण अभाव के रूप में परिभाषित करती है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है जिसका मुख्य कार्य केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह अर्थव्यवस्था में राज्य और हस्तक्षेप का समर्थन करता है। सकारात्मक योगदान: इस विचारधारा ने ऐतिहासिक स्वरूप से निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की और मुक्त बाजार के माध्यम से आर्थिक विकास तथा नवाचार को गति दी। आलोचनात्मक मूल्यांकन या प्रमुख कमियां। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन या प्रमुख कमियों में है आर्थिक असमानता, कल्याणकारी राज्य की उपेक्षा, अमानवीय दृष्टिकोण, स्वतंत्रता का संकीर्ण अर्थ। तो इसमें है आर्थिक असमानता। हस्तक्षेप की नीति ने बेलगाम पूंजीवाद को जन्म दिया, जिससे समाज में संसाधनों का केंद्रीकरण हुआ और अमीर गरीब के बीच गहरी खाई पैदा हो गई। कल्याणकारी राज्य की उपेक्षा: यह विचारधारा राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है। अमानवीय दृष्टिकोण: यह योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, जो समाज के कमजोर, वृद्ध और वंचित वर्गों को उनके हाल पर छोड़ देता है। स्वतंत्रता का संकीर्ण अर्थ: टी.एच. ग्रीन और लास्की जैसे विचारकों ने आलोचना की कि केवल प्रतिबंधों का न होना सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। राज्य को ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां बनानी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का वास्तविक विकास कर सके। निष्कर्ष में है, यद्यपि नकारात्मक उदारवाद ने व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की मजबूत नींव रखी, लेकिन इसके अत्यधिक बाजार केंद्रित और संवेदनहीन दृष्टिकोण ने सामाजिक न्याय की अनदेखी की। इसके इन्हीं दुष्परिणामों और विफलताओं के कारण ही 20वीं सदी में सकारात्मक या कल्याणकारी उदारवाद का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता और समानता का संबंध स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता और समानता राजनीति विज्ञान की दो आधारभूत अवधारणाएं हैं। इनके पारस्परिक संबंधों को मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। एक है विरोधी दृष्टिकोण, पारंपरिक विचारधारा, और दूसरा है पूरक दृष्टिकोण, आधुनिक विचारधारा। तो विरोधी दृष्टिकोण में है लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले जैसे विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। उनका तर्क था कि प्रकृति ने मनुष्य को असमान बनाया है। यदि व्यक्ति को विकास और कार्य करने की असीमित स्वतंत्रता दी जाए तो समाज में असमानता तेजी से बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि राज्य पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा तो उसे कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अब पूरक स्वतंत्रता में पूरक दृष्टिकोण आधुनिक विचारवाद में है। आधुनिक दृष्टिकोण में टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की और रूसो जैसे विचारकों ने इन्हें एक दूसरे का पूरक माना है। उनका मत है कि वास्तविक स्वतंत्रता की कल्पना समानता के बिना संभव ही नहीं है। यदि समाज में भारी आर्थिक और सामाजिक असमानता मौजूद है तो स्वतंत्रता केवल संपन्न वर्ग का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। उदाहरण के लिए एक भूखे या अत्यंत
गरीब व्यक्ति के लिए मतदान की स्वतंत्रता का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक कि उसकी बुनियादी आर्थिक समानता सुनिश्चित ना हो। निष्कर्ष: स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था में दोनों का उचित संतुलन आवश्यक है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है और स्वतंत्रता के बिना थोपी गई समानता एक प्रकार की दास्ता है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों का सह अस्तित्व अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3 है, बहुलवादी संप्रभुता क्या है? इसकी प्रमुख मान्यताओं की विवेचना कीजिए। बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के विरुद्ध एक वैचारिक प्रतिक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ही समाज का एकमात्र सर्वोपरि और असीमित सत्ता वाला संघ नहीं है। बहुलवादियों का मानना है कि मानव जीवन बहुआयामी है, इसलिए संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित न होकर समाज में विद्यमान विभिन्न आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संघों में विभाजित होती है। हेराल्ड लास्की, मैकाइवर, क्रैब इसके प्रमुख समर्थक है। मतलब बहुलवादी संप्रभुता में है लास्की, मैकाइवर और क्रैब। बहुलवादी संप्रभुता की प्रमुख मान्यताएं। बहुलवादी संप्रभुता की प्रमुख मान्यताएं तो इसमें है सत्ता का विभाजन, राज्य संघों का संघ है, कानून राज्य से ऊपर है, विकेंद्रीकरण का समर्थन है, बाह्य संप्रभुता है। तो इसमें सत्ता का विभाजन, ये बहुलवादी संप्रभुता की प्रमुख मान्यताएं हैं। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता असीमित, निरंकुश, अविभाज्य नहीं है। शक्ति का स्वरूप बहुलवादी है जो समाज के विभिन्न समूहों में बटी होती है। राज्य संघों का संघ है। बहुलवादी राज्य को अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, चर्च, मजदूर संघ के समान ही एक संस्था मानते हैं। राज्य का मुख्य कार्य इन विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित करना है। कानून राज्य से ऊपर है। क्रैब और डिग्वी जैसे विचारकों का मानना है कि राज्य कानून का निर्माता नहीं है, बल्कि कानून राज्य से स्वतंत्र, पूर्ववर्ती और उच्च होते हैं। विकेंद्रीकरण का समर्थन। यह सिद्धांत सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण को खतरनाक मानता है और राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का विरोध। बहुलवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को महत्व देते हुए राज्य की बाह्य निरंकुशता को सीमित करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। संक्षेप में, बहुलवादी सिद्धांत राज्य की निरंकुश सत्ता का खंडन करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक संघों की स्वायत्तता का प्रबल बचाव करता है। प्रश्न नंबर 4, ऑस्टिन के कानूनी संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऑस्टिन के कानूनी संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता का कानूनी या एकलवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके सिद्धांत का मूल सूत्र है कानून संप्रभु का आदेश है। सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। संप्रभु कोई अमूर्त शक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्पष्ट और निश्चित मानव श्रेष्ठ होता है। संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च, निरंकुश, असीमित और पूर्णतः अविभाज्य होती है। समाज का बहुसंख्यक वर्ग आदतन उस संप्रभु की आज्ञा का पालन करता है। अगला, कानूनों का पालन नैतिकता के कारण नहीं, बल्कि संप्रभु की दंड शक्ति के भय से होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में है, राजनीति विज्ञान में इस सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर व्यापक आलोचना हुई है।
तो इसमें है ऐतिहासिक आधार पर लोकतंत्र की उपेक्षा, बहुलवादी दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक आधार पर है सर हेनरी मैन के अनुसार प्रारंभिक समाजों में कानूनों का आधार किसी संप्रभु का आदेश नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं थीं। और लोकतंत्र की उपेक्षा है ऑस्टिन जनमत और लोकप्रिय संप्रभुता की अनदेखी करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक और संघात्मक व्यवस्था में शक्ति जनता या संविधान में होती है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। बहुलवादी दृष्टिकोण में लास्की जैसे विचारकों के अनुसार समाज में राज्य के अलावा भी कई महत्वपूर्ण संघ होते हैं, अतः संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, सत्ता का विभाजन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निषेध, राज्य को असीमित शक्ति देकर यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अस्तित्व को नकारता है। निष्कर्ष, भले ही राजनीतिक यथार्थ और सामाजिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत संकुचित और कठोर लगता हो, लेकिन राज्य के विशुद्ध वैधानिक और कानूनी ढांचे को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसका महत्व आज भी निर्विवाद है। प्रश्न नंबर 5 है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत सर्वाधिक प्रमाणित, सर्वमान्य और वैज्ञानिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण किसी एक दिन ईश्वरीय चमत्कार या किसी सामाजिक समझौते से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है और क्रमिक विकास का परिणाम है। प्रसिद्ध विचारक गार्नर के अनुसार राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना पार्श्विक बल का परिणाम है, न किसी समझौते की कृति है, बल्कि यह क्रमिक विकास की उपज है। ये गार्नर का स्टेटमेंट है। राज्य के इस क्रमिक विकास में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तत्व कौन कौन से हैं? तत्व में है रक्त संबंध, धर्म है, शक्ति और युद्ध, आर्थिक आवश्यकताएं, राजनीतिक चेतना। ये राज्य के प्रमुख तत्व हैं। तो रक्त संबंध में है मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज से अंततः राज्य। परिवार से कुल से कबीले और कबीले के एकीकरण से ही प्रारंभिक राज्य का आधार बना। धर्म, प्रारंभिक असभ्य समाज में समान देवी देवताओं की पूजा, जादू टोने और रीति रिवाजों ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। शक्ति और युद्ध, कबीलों के बीच संपत्ति और भूमि के लिए संघर्ष हुए। सफल और शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता राजा बन गया और विजित क्षेत्र राज्य में बदल गया। आर्थिक आवश्यकताएं, मानव के घुमक्कड़ जीवन से कृषि जीवन में प्रवेश और निजी संपत्ति के उदय ने नियम और सुरक्षा की आवश्यकता को जन्म दिया। राजनीतिक चेतना, समाज में शांति, न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अचेतन और सचेतन आवश्यकता ने अत्यंत राजनीतिक संगठन राज्य को मूर्त रूप दिया। निष्कर्षतः राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि मानव की सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई एक स्वाभाविक और सतत विकासशील संस्था है। प्रश्न नंबर 6 है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताते हुए उसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो संसदीय शासन प्रणाली वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और सीधे उसी के प्रति जवाबदेह होती है। भारत और ब्रिटेन इस प्रणाली के प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब भारत हो गया और ब्रिटेन
संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रमुख विशेषताओं में हो जाएगा प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं दोहरी कार्यपालिका प्रमुख विशेषताओं में हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, घनिष्ठ संबंध, ये हो जाएंगे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। दोहरी कार्यपालिका में इस प्रणाली में राज्य का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका विशेषकर निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। घनिष्ठ संबंध में क्या गया है, कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो अनिवार्य रूप से विधायिका के भी सदस्य होते हैं। अब इसमें संसदीय शासन प्रणाली के गुण, संसदीय शासन प्रणाली के गुण में क्या है कि उत्तरदायी सरकार है, बेहतर सामंजस्य, निरंकुशता पर रोक। संसदीय शासन प्रणाली के गुण में है उत्तरदायी सरकार संसद और अंततः जनता के प्रति निरंतर जवाबदेह रहती है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसे कभी भी हटाया जा सकता है। बेहतर सामंजस्य, विधायिका और कार्यपालिका के आपस में जुड़े होने के कारण दोनों अंगों के बीच टकराव की संभावना कम होती है। निरंकुशता पर रोक, कार्यपालिका की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर पूरे मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर पूरे मंत्रिमंडल में निहित होती है। अब इसके दोष क्या क्या हैं? इसके दोष अस्थिरता है, इसके दोष में अस्थिरता है, सख्त पृथक्करण का अभाव, मंत्रिमंडल की तानाशाही। अस्थिरता में क्या है, संसद में स्पष्ट बहुमत ना होने या गठबंधन टूटने की स्थिति में सरकार गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। शक्तियों के पृथक्करण का अभाव में कार्यपालिका और विधायिका के एक दूसरे में समाहित होने से शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो पाता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही, यदि सत्ताधारी दल के पास भारी बहुमत हो तो वह संसद में मनमाने तरीके से कानून पारित कर सकता है। संक्षेप में संसदीय प्रणाली स्थिरता की तुलना में प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व को अधिक प्राथमिकता देती है। प्रश्न नंबर 7 में है, लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उदारवाद के अनुसार विवेचना कीजिए। उदारवाद के अनुसार विवेचना कीजिए। तो लोकतंत्र और उदारवाद एक विवेचना है। इसमें लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च सत्ता सीधे तौर पर नागरिकों के हाथों में निहित होती है। ये अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध शब्दों में लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। इस व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो उनकी ओर से नीतियां बनाते हैं और शासन चलाते हैं। उदारवाद के अनुसार लोकतंत्र तो इसमें हो जाएगा, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और समानता को सर्वोच्च महत्व देती है। जबकि लोकतंत्र को उदारवाद के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवाद के अनुसार लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सीमित सरकार, निष्पक्ष चुनाव और बहुदलीय प्रणाली, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में है, नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
कानून का शासन सरकार और नागरिक दोनों संविधान के अधीन होते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं होती। सीमित सरकार, राज्य या सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित होती हैं ताकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न कर सके। निष्पक्ष चुनाव और बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए कई दलों की उपस्थिति और नियमित अंतराल पर स्वतंत्र चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। शासन भले ही बहुमत का हो, लेकिन अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। निष्कर्ष में है, उदारवाद के अनुसार लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन मात्र नहीं है, यह एक ऐसा व्यवस्थित तंत्र है जो बहुमत की इच्छा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करता है ताकि एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और सहिष्णु समाज का निर्माण हो सके। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र के गुण और दोषों की विवेचना करते हुए उसकी सफलता की शर्तें बताइए। सफलता की शर्तें। तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के लिए शासन है। यह वर्तमान विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। इसके प्रमुख गुण और दोष इस प्रकार हैं। तो लोकतंत्र के प्रमुख गुण, लोकतंत्र के प्रमुख गुण में है समानता और स्वतंत्रता का रक्षक, उत्तरदायी शासन, क्रांति से बचाव, ये 3 चीज़ें हैं। समानता और स्वतंत्रता का रक्षक, यह धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उत्तरदायी शासन, इसमें सरकार अपने हर निर्णय और कार्य के लिए सीधे जनता के प्रति जवाबदेही होती है। क्रांति से बचाव, चुनाव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन संभव होने के कारण हिंसक क्रांति का भय नहीं रहता है। अब लोकतंत्र के प्रमुख दोष, लोकतंत्र के प्रमुख दोष में है लोकतंत्र के प्रमुख दोष, इसमें है अयोग्यों का शासन, धन और समय का अभाव, दलीय बुराइयां। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र में दोष है अयोग्यों का शासन, अयोग्यों का शासन, धन और समय का अपव्यय, दलीय बुराइयां, दलीय बुराइयां। तो इसमें अयोग्यों का शासन, इसमें गुणों के बजाय संख्या बल, बहुमत को महत्व दिया जाता है, जिसमें कभी कभी अयोग्य और भ्रष्ट नेता सत्ता में आ जाते हैं। धन और समय का अपव्यय, बार बार होने वाले चुनाव, रैलियां, लंबी विधायी प्रक्रियाएं अत्यधिक खर्चीली और धीमी होती हैं। दलीय बुराइयां, राजनीतिक दल अक्सर राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सफलता की शर्तें, सफलता की शर्तें। तो लोकतंत्र को सफल और प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूलभूत शर्तें अनिवार्य हैं, कुछ मूलभूत शर्तें अनिवार्य हैं। तो इसमें है पहले लोकतंत्र, शिक्षित और जागरूक नागरिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका व प्रेस, सशक्त विपक्ष। शिक्षित और जागरूक नागरिक में है जनता को का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह झूठे वादों में ना फंसे और सही प्रतिनिधि चुन सके। आर्थिक और सामाजिक समानता, समाज में अत्यधिक गरीबी या अमीरी की गहरी खाई नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका व प्रेस, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और बिना डर के निष्पक्ष सूचना पहुंचाने के लिए इनका स्वतंत्र होना जरूरी है। सशक्त विपक्ष, सत्ताधारी दल की
मनमानी रोकने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत और रचनात्मक विपक्ष का होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की समीक्षा कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की समीक्षा। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यह सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार देता है या देती है। इसका मुख्य रूप से अनुच्छेद 13, 32 और 136 है। न्यायिक पुनरावलोकन में 13, 32, 136 है। महत्व एवं सकारात्मक पक्ष। तो महत्व एवं सकारात्मक पक्ष में है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता यह सुनिश्चित करता है कि संसद का कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना करे। मूल ढांचे का मतलब हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 के मौलिक अधिकार का रक्षक है, नियंत्रण एवं संतुलन है, समीक्षा की चुनौतियाँ। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक में यह नागरिकों के अधिकारों को राज्य की मनमानी से बचाता है। नियंत्रण एवं संतुलन में है, यह विधायिका और कार्यपालिका को उनके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखकर सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है। समीक्षा एवं चुनौतियों में आ जाएगा। समीक्षा एवं चुनौतियों में आ जाएगा। समीक्षा एवं चुनौतियों। यद्यपि यह शक्ति लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके प्रति प्रयोग से न्यायिक अतिरेक की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहता है। कई बार न्यायालय नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगता है, जो मूलतः कार्यपालिका का कार्य है। इससे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होता है और संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ता है। निष्कर्ष के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की पवित्रता बनाए रखने का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक संयम के साथ करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच संतुलन और सौहार्द बना रहे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10। यह है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक है। इस कथन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में संविधान का अभिभावक और अंतिम व्याख्याकार है। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो ये हो जाएगा नंबर 1, मौलिक अधिकार का रक्षक अनुच्छेद 32, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल ढांचे का संरक्षण, संघीय व्यवस्था का प्रहरी। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है। यदि राज्य या कोई अन्य संस्था इन अधिकारों का हनन करती है तो न्यायिक रिट, न्यायालय रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी कर उन्हें तुरंत बहाल करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय को विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका के आदेश की वैधानिकता जांचने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। मूल ढांचे का संरक्षण, ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम मामले में 1973 में न्यायालय ने यह स्थापित किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता को
नष्ट नहीं करती है। संघीय व्यवस्था का प्रहरी केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निष्पक्ष निपटारा करके न्यायालय देश के संघीय स्वरूप की रक्षा करता है। निष्कर्ष संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली से यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहें और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण न हो। इसी कारण इसे भारतीय संविधान का सच्चा प्रहरी और अभिभावक कहा जाता है।